हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही थी उसका पहला लेसन और दूसरा लेसन कंप्लीट कर दिया गया था। आज उसका तीसरा लेसन चलने वाला है दोस्तों। तो आपको यहाँ दिखता होगा कि पार्ट जो 3 यानी पार्ट जो लेसन आपका 3 चलने वाला है वो क्या है, वो है सल्तनत काल का विस्तार। यानी कि हम लोगों ने पहले दूसरे लेसन में पढ़ा था कि सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई थी, तो हम लोगों ने इस सब के बारे में जान लिया था। फिर हम लोगों ने हमारा जो नेक्स्ट यानी कि चल रहा था दूसरा लेसन सल्तनत काल की शुरुआत, उसमें हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि बलबन के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो सल्तनत काल की शुरुआत हुई तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि वहाँ पे मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, हम लोगों ने गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम उन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे सबसे देखिए कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर चल रहा था वो था सल्तनत काल की शुरुआत, और उसी में हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ा था। बलबन यानी कि यहाँ पे देखिए पहले हम लोग का चला प्रारंभिक तुर्क वंश। समझिए बात को, पहले यहाँ पे हम लोग का दूसरे लेसन में चल रहा था प्रारंभिक तुर्क वंश में कौन कौन आए थे। प्रारंभिक तुर्क वंश में गुलाम वंश आए थे। कौन? गुलाम वंश आए थे, जिनका शासन काल क्या था 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। फिर गुलाम वंश में हम लोगों ने फिर पढ़ा था किसको, गुलाम वंश का जो योग्य शासक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोगों ने इनको भी पढ़ा था और हम लोगों ने इनके शासन काल को भी देख लिया था 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ा था कि गुलाम वंश में जो तीसरे शासक थे वो थे इल्तुतमिश, जिनका शासनकाल था 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक। फिर हम लोगों ने इल्तुतमिश के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि इनकी क्या थी, पुत्री थी। तो हम लोगों ने इनको भी पढ़ा था रजिया सुल्तान को, और इनका जो शासनकाल था वो 1236 से लेके 1240 वर्षों तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। इनका शासनकाल था किसका, रजिया का। फिर हम लोग ये देखते हैं कि इल्तुतमिश का जो पुत्र था वो था नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल कब से कब तक चला, तो यहाँ पे देख लीजिए 1246 से लेके 1265 ईस्वी तक दोस्तों। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे थे कि नासिरुद्दीन ने अपने क्या किया, अपने स्वार्थों के लिए, मतलब अपने कामकाज को देखने के लिए उन्होंने किसको रखा था, बलबन को रखा था सैनिक के रूप में। तो बलबन को रखा था, तो क्या हुआ, जब बलबन को उन्होंने रखा था तो बलबन ने उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीख ली थी गयासुद्दीन महमूद से। भाई वहाँ पे रहते रहते वो बहुत कुछ चीज़ें सीख गया था उनके दरबार में। फिर वो स्वयं एक शक्तिशाली शासक बन गया था। कौन? बलबन। फिर हम लोगों ने बलबन के बारे में भी पढ़ा था। हम लोगों ने देखा था इसमें सिजदा और पायबोस परंपरा भी बलबन ने प्रारंभ किया था। उन्होंने दिल्ली के आसपास क्या किए, जो जंगल थे उसको कटवाया था, वहाँ पे पुलिस चौकी का निर्माण करवाया था। तो हम लोगों ने बलबन के बारे में पढ़ लिया था बहुत सारी चीज़ें। तो हम लोग का टॉपिक क्या हुआ था, उसी पे ख़त्म हो गया था, उसी पे समाप्त हो गया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल का विस्तार, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश को। किसको? खिलजी वंश को। आप लोग पॉइंट्स को ध्यान में देना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रारंभिक तुर्क वंश। तुर्क वंश में कौन आए थे, तुर्क वंश में आए थे गुलाम वंश के बारे में। तो हमारा जो गुलाम वंश था, हम लोगों ने गुलाम वंश को पढ़ लिया था। गुलाम वंश में कौन कौन से शासक आए थे तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था। गुलाम वंश में ऐबक आए थे, इल्तुतमिश आए थे, रजिया आई थी, नासिरुद्दीन आए थे और गयासुद्दीन बलबन आए थे। तो ये तो रहा गुलाम वंश के शासकों का चार्ट। तो आप लोग इसको देख लीजिए। फिर मैं आपको बताऊं, एक बात यहाँ पे ये उठती है कि जब आपसे पूछा जाए कि यानी कि प्रारंभिक तुर्क वंश यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है, तो वो थे गयासुद्दीन बलबन। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ऐसे शासन चला था। पहले गुलाम वंश में थे ऐबक जी आए थे, फिर उसके बाद इल्तुतमिश आए थे, फिर उसके बाद रजिया आई थी, रजिया के बाद नासिरुद्दीन आए थे, नासिरुद्दीन के बाद कौन आया था, गयासुद्दीन बलबन आए थे। तो इसी पे हमारा पॉइंट समाप्त था। हम लोगों ने बलबन के बारे में भी पढ़ लिया था। फिर अब आज हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेसन है वो ये है कि सल्तनत काल का विस्तार कैसे हुआ। अभी तो हम लोगों ने शुरुआत को पढ़ा था कि सल्तनत काल का शुरुआत कैसे हुआ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सल्तनत काल का शुरुआत तो हुआ, लेकिन ये कैसे अन्य जगह फैला, इसका विस्तार कैसे हुआ। तो आज हम लोग का पॉइंट्स ये है दोस्तों तीसरे लेसन में।
और विस्तार के अंदर हम लोग देखेंगे खिलजी वंश को। तो सबसे पहले हम लोग खिलजी वंश को समझने से पहले समझ लेते हैं कि खिलजी वंश का जो शासन चला था वो 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तो ये तो रहा इनका वर्ष, किसका, खिलजी वंश का। तो हम लोग खिलजी वंश के भी बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं कि सल्तनत काल का विस्तार कैसे होता है और यहाँ पे खिलजी वंश, इन्हें खिलजी क्यों कहा गया, तो हम लोग ये भी पढ़ लेंगे। तो दोस्तों हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बलबन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि बलबन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, दिल्ली की जो सत्ता थी, समझते चलिए, बलबन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, दिल्ली की जो क्या थी, सत्ता थी, सत्ता, समझिए। जब बलबन की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या हुआ, जो दिल्ली की सत्ता थी उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए जो तुर्क थे, तुर्क और कौन, तुर्क, यहाँ पे बात हो रही है तुर्कों की और खिलजियों की, ठीक है, तुर्क हो गए और कौन, खिलजी। क्योंकि अभी हम लोगों ने तुर्क को मतलब हम लोगों ने तुर्क को पहले ही पढ़ लिया है, तो हम लोग तुर्क के बारे, अब तुर्क लोग को पढ़ने के बाद हम लोग कहाँ चल रहे हैं, खिलजियों पर चल रहे हैं, यानी खिलजी वंश पे चल रहे हैं। तो यहाँ समझिए, जब क्या हुआ, जब बलबन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद में क्या हुआ, समझते चलिएगा। जब बलबन की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, दिल्ली की सत्ता पर तुर्क और खिलजी बैठने के लिए आपस में क्या किए, युद्ध करने लगे। क्या हुआ, जब बलबन की मृत्यु हुई उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क तथा खिलजी सरदारों के मध्य क्या हुआ, संघर्ष होने लगा। अब यहाँ पे समझिए, ये कह रहे हैं नहीं हम बैठेंगे दिल्ली की सत्ता पे, और इधर खिलजी कह रहे हैं कि हम बैठेंगे सत्ता पे। तो भाई यहाँ सत्ता तो एक ही है, अब यहाँ पक्ष विपक्ष वाले खड़े हैं, तो यहाँ पे बात, तो यहाँ पे सिर्फ सत्ता एक ही है, पक्ष विपक्ष वाले हैं, तो भाई सत्ता पे कोई एक ही तो बैठ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि सत्ता यहाँ बहुत सारी है, नहीं, सत्ता तो एक ही है। अभी तुर्क कह रहे हैं नहीं मैं बैठूंगा, तो खिलजी कह इधर मैं बैठूंगा, तो कहते हैं चलो पहले आपस में लड़ाइयाँ कर लेते हैं, उसके बाद में जो विजयी होगा वो इसका हकदार होगा। तो यहाँ पे चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है दोस्तों, आप लोगों को समझते चलना है। तो देखिए क्या हुआ, जब बलबन की मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु होने के बाद दिल्ली की सत्ता पर क्या हुआ, दिल्ली की सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ये कह रहे नहीं मैं अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा इस पर, और ये कह रहे नहीं मैं अपना प्रभुत्व स्थापित करूंगा इस पर। तो क्या हुआ, प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तुर्क और खिलजियों में क्या हुआ, सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। इन दोनों में, तुर्क और खिलजी में, क्यों हुआ, सत्ता पे बैठने की वजह से, वो कह रहे नहीं मैं, वो कह रहे नहीं मैं, तो यहाँ पे यही हो रहा है तू मैं। तो समझिए, संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिर इस संघर्ष में खिलजी जो खिलजी सरदार थे, समझिए क्या हुआ, खिलजी सरदार कौन थे उस टाइम, जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, इस संघर्ष में खिलजी सरदार जो थे, कौन, खिलजी सरदार यानी जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान, जिसे कहा गया जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान, जो सरदार होते थे भाई उस टाइम सरदार तो यही थे, जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुल्तान बनने में सफल रहा कौन, ये जलालुद्दीन उस टाइम, मतलब उस समय में सुल्तान बनने में सफल रहा, यानी कि उस समय वो सीनियर था, कौन, ये जलालुद्दीन। फिर क्या हुआ, सफल रहा। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्व, यानी कि इनसे पूर्व क्या हुआ, इनसे पूर्व यानी जलालुद्दीन से पहले क्या था, जो इनके पूर्वज थे, समझते चलिएगा, जो इनके कौन थे, पूर्वज, जलालुद्दीन से पहले जो इनके पूर्वज थे। अब यहाँ मैं आपको ये बता रहे कि इन्हें खिलजी क्यों कहा गया, यहाँ पे पॉइंट समझिए कि इन्हें खिलजी ही क्यों कहा गया, कुछ और भी तो कहा जा सकता था, लेकिन इन्हें खिलजी नाम क्यों दिया गया, तो आप समझते चलिए कि जो जलालुद्दीन क्या था, यानी कि खिलजी वंश का जो सरदार था उस टाइम कौन था, जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान था, यानी कि ये तो उस टाइम सुल्तान बनने में क्या हुआ, सफल हुआ। लेकिन इससे पूर्व जो इसके पूर्वज थे,
पूर्वज मतलब समझते हो, जो मतलब इनकी पीढ़ी, जो पिछली वाली पीढ़ियाँ थी उनकी बात हो रही है, इनसे पहले, जलालुद्दीन के पहले। तो क्या थी, जो इनके पूर्व, जो इनके पूर्वज थे वो क्या थे, वो थे, समझते चलिएगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खल्ज। यहाँ पे एक बात आती है, एक पॉइंट आता है खल्ज, इसको समझिए। ये जो खल्ज है ना, वो खल्ज नामक स्थानों से क्या थे, स्थान से वो भारत में क्या किए थे, आए थे। तो एक बात समझिए, हम आपको ये बता रहे हैं, अभी तो आप लोग ये समझ रहे थे कि यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की सत्ता, जब बलबन की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे दिल्ली की सत्ता पे बैठने के लिए तुर्क और खिलजियों में आपस में क्या हुआ, संघर्ष प्रारंभ हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जिस टाइम वहाँ पे संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उस टाइम क्या थे, वहाँ के जो सरदार, खिलजियों में जो सरदार थे वो थे कौन, वो थे जलालुद्दीन फिरोज सुल्तान, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज उस टाइम सुल्तान बनने में सफल रहे। फिर इनसे पहले जो उनके पूर्वज थे वो क्या थे, वो अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान से भारत में आए थे। ठीक, यहाँ पे समझते चलिएगा, आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैं इसी मिटा देते हैं। अब यहाँ सिर्फ ये समझिए कि इन्हें खिलजी क्यों कहा गया। तो यहाँ पे जलालुद्दीन फिरोज उस टाइम क्या थे, खल्ज यानी कि खिलजी वंश के सरदार थे, और इनसे पहले जो उनके पूर्वज थे वो कहाँ से आए थे, इनके पूर्वज, उनके जो पूर्वज थे वो आए थे अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थानों से भारत में आए थे। तो यहाँ पे खल्ज आप नाम पढ़ रहे हो, यहाँ पे क्या है, खिलजी, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ा है खिलजी, यानी कि खिलजी वंश। अब समझिए आप, अफगानिस्तान के खल्ज, ये खल्ज जो है ना, ये अफगानिस्तान में एक स्थान है, इसी के, यहीं से लोग आए थे, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम खिलजी वंश पड़ा। अब ये हम लोग समझते हैं कि आप लोग ये जान गए कि खल्ज नामक स्थान से भारत में इनके पूर्वज क्या थे, आए थे। तो अफगानों की भाषा में एक बात समझिए, यहाँ पे जो हमने आपको बताया क्या, खल्ज, इसको जानते हो, इस खल्ज शब्द को अफगानों की भाषा में, अफगानों की भाषा में इसे क्या कहा जाता है पता है, इसे गर्म प्रदेश, यानी खल्ज को क्या कहते हैं, गर्म प्रदेश को ही खल्ज कहते हैं। यानी कि ये जो खल्ज है ना, इसको कहते हैं गर्म प्रदेश, ये गर्म प्रदेश है, कौन, ये खल्ज, लेकिन अफगानों की भाषा में इसे खल्ज कहा जाता है। आप समझे, हम आपको बता रहे हैं कि ये जो खल्ज है इसको कहते हैं, ये जो खल्ज होता है ये गर्म प्रदेश है। और कहाँ है ये अफगानिस्तान में एक गर्म प्रदेश, यानी कि वहाँ बहुत गर्मी होती है, ये एक गर्म प्रदेश है। और लेकिन इसे खल्ज कहा जाता है, तो अफगानों की भाषा में इसे खल्ज कहते हैं। और ये जो खिलजी के जो पूर्वज थे वो यहीं से आए थे, कहाँ से, अफगानिस्तान में जो एक स्थान है खल्ज, यहीं से आए थे, तो इन्हीं के नाम पे इनका नाम खिलजी वंश कर दिया गया। हो गए दोस्तों, तो ये खिलजी ही क्या कहलाए, यानी कि खल्ज जो थे ये खिलजी कहलाए, यानी कि इन्हें कहा गया खिलजी वंश। तो दोस्तों इतना तो क्लियर हो गया। अब हम लोग ये समझ ले कि खिलजी क्यों कहा गया, तो ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब भी खल्ज आप लोग नाम सुने तो आप लोग को ये पॉइंट्स ध्यान में होना चाहिए कि गर्म प्रदेश होता है खल्ज। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आपका ये है, जलालुद्दीन फिरोज, खिलजी, ये भी क्या थे, खिलजी वंश के थे। इनका जो शासनकाल रहा, इनका शासनकाल जो था ये था 1290 से 1296 ईस्वी तक, 96। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, अब यही पॉइंट्स यहाँ से चलने वाला है। अब हम लोग ये समझ गए
तो भाई उस टाइम में क्या था, जलालुद्दीन फिरोज क्या थे, उस टाइम सुल्तान थे जब तुर्क और खिलजी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे सत्ता के लिए। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जब इनका शासनकाल चलता है, खिलजी वंश के ये शासक हैं पहले, खिलजी वंश के, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का नाम अंकित है। अब देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की क्या की, स्थापना की। मेरे दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि दिल्ली में जब आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना जो किए थे वो यही थे, कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो खिलजी वंश में सबसे पहले यही आते हैं, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक था। फिर यहाँ पे ये देखना है, यही इनका मेन पॉइंट है। जब भी आपसे क्वेश्चन किया जाए तो आपको जब ध्यान में रखना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, यानी कि दिल्ली में खिलजी वंश के संस्थापक करने वाले वो कौन से शासक थे, तो उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके दोस्तों, तो ये तो क्लियर हुआ। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना की, और उन्होंने क्या किया था, स्थापना की, और वह एक उदार एवं सहीगुण क्या थे, शासक भी थे, यानी कि एक अच्छे शासक भी थे। कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर उसने दंड के नियमों को मानवीय बनाने पर ध्यान भी दिया था। किसने, जलालुद्दीन। इन्होंने जो दंड का नियम था उसको भी मानवीय बनाने पर भी क्या किया था, फोकस किया था, ध्यान दिया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ध्यान दिया, तथा विद्रोह और जो तुर्क सरदारों को संतुष्ट करने की भी नीति इन्होंने अपनाई थी। यानी कि तुर्कों में तो खिलजी में लड़ाई हो रही थी, तो खिलजी वंश के संस्थापक तो यही थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो ये क्या करते थे, ये ऐसा काम करते थे जो तुर्क के सैनिक थे उन्हें ताकि संतुष्टि मिल सके। ऐसी नीति इन्होंने क्या की थी, अपनाई थी, जलालुद्दीन ने नीति अपनाई थी। फिर सुल्तान का जो भतीजा, यहाँ पे एक बात याद आती है कि यहाँ शासन में कोई अपना ही अपना नहीं होता। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी घटना यहाँ पे ये हो गई कि सुल्तान का भतीजा यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा कौन था, समझते चलिए, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, इनका भतीजा था कौन, जलालुद्दीन का भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये आती है कि जो सुल्तान का भतीजा था जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया था, वहाँ यानी कि कड़ा में, जिसे कहा जाता है कौशाम्बी। ये कौशाम्बी कहाँ है, ये प्रेजेंट टाइम में क्या है, यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी यूपी में पड़ता है। फिर यहाँ पे देखना है, कौशाम्बी और अवध का जो इक्तादार और रक्षा मंत्री था, कौन, इसका भतीजा, वो क्या था, रक्षा मंत्री था। देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए उसने क्या किया, वो स्वयं निकला। कौन, इनका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। ये क्या किया था, ये आक्रमण करने के उद्देश्य से निकला था। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए, जब इनका भतीजा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी क्या किया था, जब अवध पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, ये अवध का रक्षा मंत्री था, इनका भतीजा था। अवध पर इसका जो कार्य था वो वहाँ का रक्षा मंत्री था। फिर क्या हुआ, वो देवगिरी, यहाँ पे आता है देवगिरी पर आक्रमण करने के उद्देश्यों से क्या किया था, ये निकला था। कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये देवगिरी पर आक्रमण करने के उद्देश्य से निकला था। फिर क्या हुआ रास्ते में, समझते चलिएगा, स्वयं निकला था आक्रमण करने के उद्देश्यों से। वहां से उसे विजय के साथ साथ अपार धन भी मिला था। फिर यहाँ पे ये आक्रमण करना चाहता था तो आक्रमण तो किया, और इसे वहाँ से बहुत धन भी मिला, यानी कि इन्हें वहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, धन भी मिला। लेकिन क्या हुआ, सुल्तान अपने भतीजे
अलाउद्दीन के इस अभियान की सफलता के कारण उससे मिलने कहाँ गया था, कड़ा। यानी कि जो जलालुद्दीन थे ये अलाउद्दीन यानी अपने भतीजे से मिलने के लिए गए थे कहाँ पे, कौशाम्बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी गए थे, फिर वहीं से क्या हुआ, चल पड़ा यानी कड़ा में सुल्तान की हत्या। फिर क्या हुई, ये इनसे मिलने के लिए निकल दिए और फिर रास्ते में क्या हुआ, सुल्तान की हत्या कर दी गई। यानी कि ये जलालुद्दीन अपने भतीजे से मिलने के लिए गए थे, कहाँ पे, कौशाम्बी में जा रहे थे मिलने, और रास्ते में ही क्या हुई, जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई कैसे, वो भी समझिए। यहाँ पे जो इनका भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने ही क्या किया, भतीजे अलाउद्दीन के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई थी। यानी कि इनका भतीजा ही क्या किया, इनको मार डाला। रास्ते में ही मिलने बुलाया था उस वजह, यानी रास्ते में जब मिलने जा रहे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें मार दिया गया। अब यहाँ पे समझिए क्या हुआ, जब जलालुद्दीन की क्या हुई, मृत्यु हो गई और अलाउद्दीन यानी कि इनका भतीजा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा ही इनकी हत्या करवा दी गई रास्ते में। अब यहाँ समझिए क्या हुआ, किस लिए, अच्छा ये बात समझिए, अलाउद्दीन ने अपने जलालुद्दीन को क्यों मरवाया था, क्यों मरवाया, क्योंकि वो सत्ता हासिल करना चाहता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही इनको ही मार डाला। यानी अब कोई इस टाइम ये अपना और पराया नहीं देख रहे थे, बस इन्हें सत्ता चाहिए थी तो चाहिए थी, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने निकला था तो उसके भतीजे के द्वारा ही उसकी मृत्यु करवा दी गई थी। किसकी, जलालुद्दीन की। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, नाम एक ही जैसे है, जलालुद्दीन और यहाँ अलाउद्दीन, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, पॉइंट्स के हिसाब चलिए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर क्या हुआ, जब रास्ते में ही इसके भतीजे के द्वारा इसकी हत्या करवा दी गई, फिर क्या हुआ, फिर जलालुद्दीन की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सिंहासन प्राप्त किया। यानी कि अब इनके बाद यानी कि सत्ता पर बैठने वाले कौन थे, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी थे, यानी कि उनका भतीजा, किसका, जलालुद्दीन का। फिर यहाँ पे हुआ, जब जलालुद्दीन का भतीजा गद्दी पर बैठा इनकी मृत्यु के बाद, फिर अब इसका शासनकाल चलता है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अब इनका शासनकाल चलता है, हम लोग देख लेते हैं। अब इनके भतीजे का शासनकाल चलेगा, क्योंकि वो तो खत्म हो गए। अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल कब से चला, इनका शासनकाल जो चला था वो 1296 से लेके 16 ईस्वी तक चला। ध्यान में रखिएगा, किसका, जलालुद्दीन के भतीजे का जो शासनकाल चला वो चला यानी कि 1960 से लेके यहाँ पे 16 ईस्वी तक। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान देना है डेट। और फिर देखिए अब क्या हुआ, अब इनका शासनकाल चलता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, तो हम लोग इनके बारे में अब पढ़ लेते हैं। इन्होंने तो देखिए फिर क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी जो इनका 1296 से शासनकाल स्टार्ट होता है। फिर क्या हुआ, ये 1296 में क्या किए, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। दिल्ली के गद्दी पर क्या हुआ, वहाँ के सत्ता पर क्या किए, बैठे। कौन, जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद जब ये बैठ गए गद्दी पर, अब क्या होता है देखिए, वो महान विजेता और कुशल शासक और चतुर राजनीतिक था। कौन, ये अलाउद्दीन, ये एक चतुर शासक भी थे। अब क्या हुआ, उसके सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में जो अव्यवस्था थी, यानी कि जिस टाइम ये अलाउद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठे थे उस टाइम वहाँ की जो दिल्ली की व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। यानी कि वहाँ पे बहुत क्या था, बहुत ही वहाँ पे विरोधी चल रही थी दिल्ली में। क्या हुआ, वहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, यहाँ पे बहुत बोल वाला था। बहुत ही वहाँ पे क्या था, बहुत ही वहाँ की अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही थी, बहुत टकरार चल रहा था, विरोध हो रहा था आपस में ही। तो यहाँ पे इस स्थिति में जब ये गद्दी संभालते हैं दिल्ली का, तो क्या होता है,
देखिए, उसने सुल्तान बनते समय दिल्ली सल्तनत में अव्यवस्था का बोलबाला था। आप जानते हो कि वहाँ की दिल्ली की जो स्थिति थी वो काफ़ी डाउन थी जब ये सुल्तान बन रहे थे। उलेमा का दखल शासन में बहुत बढ़ गया था उस टाइम। जो उलेमा थे वो उस टाइम दिल्ली यहाँ पे बहुत ही क्या करते थे, दखल अंदाजी करते थे। फिर क्या होता था, अमीर तथा सरदार विद्रोह भी कर रहे थे उस टाइम, जिस टाइम ये गद्दी पर बैठे थे। फिर क्या हुआ, मंगोल आक्रमणकारी लगातार हमले भी कर रहे थे दिल्ली पर। क्या हुआ, हमले भी कर रहे थे और इस परिस्थितियों का सामना उसने बहुत ही धैर्य के साथ किया। किसने? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। तब भी उनका सामना किया और सुनियोजित योजना बनाकर, यानी कि एक अच्छा योजना बनाकर क्या किया, सुनियोजित मतलब होता है अच्छा, ठीक है, एक अच्छा योजना बना करके इनका क्या किया, इन्होंने सामना किया इन सब लोगों का जो इसमें दखल अंदाजी कर रहे थे। सबसे पहले तो उसने जलाउद्दीन खिलजी की उदार और सहिष्णु नीति का भी पालन किया था। यानी कि जो इनसे पहले इनके जो कौन थे, जलाउद्दीन फिरोज, उन्होंने भी तो नीति अपनाई थी अच्छी। तो उन्होंने सबसे पहले जब ये गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उन्हीं की नीति को अपनाया, क्योंकि वो एक अच्छे शासक थे। ठीक, फिर क्या हुआ, नीति का पालन किया और क्या किया, त्याग पर कठोर नियमों का भी मतलब वहाँ पे कठोर नियम भी लागू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि जो दिल्ली की व्यवस्था है वो अच्छी हो सके। और इन कठोर नियमों का सुनियोजित योजना के बल पर भी क्या हुआ, विशाल साम्राज्य स्थापित करने में वो सफल रहा। यानी कि ये जो भी योजना बनाया था दिल्ली के प्रति, वो सारी योजनाएं इसकी क्या थी, सफल हुई थी। ऐसा नहीं था कि इसकी जो योजना थी वो असफल हुई हो, ऐसा नहीं था। तो इन्होंने भी यानी कि इनके भी शासनकाल में दिल्ली की जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन जब ये शासक बन गए तो वहाँ की जो व्यवस्था थी वो अच्छी हो गई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपका जो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे वो ये होगा, यानी कि इनके बाद अब जो वो आएगी पॉइंट होगी वो राज्य विस्तार के बारे में होगा। तो यहाँ पे हम लोग का पॉइंट से है कि सल्तनत काल का विस्तार, तो हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।